मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगो का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे देखिए क्या है क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कहा गया कि इनको सॉल्व करके x टू दी पावर 101 प्लस y टू दी पावर 102 प्लस z टू दी पावर 103 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 0 है। तब कहा गया कि x टू दी पावर 101 y टू दी पावर 102 प्लस z टू दी पावर 103 के होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अब इनका जो वैल्यू निकालना है तो इनका वैल्यू एक शर्त पे निकलेगा, जब हमको x का वैल्यू मालूम हो जाए, y का वैल्यू मालूम हो जाए और z का वैल्यू मालूम हो जाए। अगर x मालूम हो गया, y मालूम हो गया, z मालूम हो गया तो इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि x y z यानी 3 अननोन है अननोन 3, इक्वेशन है 1। तो 3 अननोन एक इक्वेशन से निकल नहीं सकता। अब करेंगे क्या? तो इसके लिए हमको कोई दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा, जिस मेथड को हम लोग सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि हीट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं। तो हीट एंड ट्रायल का उपयोग करके हम लोग x y z का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे हीट एंड ट्रायल लगाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है। अभी देखिए ये cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स है और ये भी cos इनवर्स है। हमने आपको बताया हुआ है कि cos इनवर्स जो है वो एंगल को शो करता है। cos इनवर्स ही नहीं, कोई भी इनवर्स हो वो एंगल को शो करेगा। तो cos इनवर्स एंगल को शो करता है, तो इनके वजह से जो एंगल है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। ठीक है, इनके वजह से जो एंगल होगा वो भी 0 से लेकर के पाई तक होगा, क्योंकि ये भी cos इनवर्स है। और इनके वजह से जो एंगल होगा यह भी 0 से लेकर के पाई तक होगा, क्योंकि यह भी cos इनवर्स ही है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसका, इसमें से इसका और इसमें से इसका वैल्यू चुनना है, और इस तरीके से चुनना है ताकि इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब आपके दिमाग में ढेर सारा ऑप्शन आ रहा होगा कि इनका 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 बहुत ऐसा वैल्यू होगा जहां पर इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो बारी बारी अगर उतना केस लेके बढ़ने लगे तो हालत खराब हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है। करना क्या है, इनका जो वैल्यू आएगा वही इनका वही इनका, मतलब इन तीनों का एक जैसा वैल्यू चुनना है। तो अब सोचिए कि क्या इन तीनों का कौन सा वैल्यू लिया जाए इसमें से, ताकि जोड़ने पर कितना हो जाए, 0। तब आपके दिमाग में आ गया होगा फटाक से कि cos इनवर्स x का वैल्यू ले लिया जाए 0, इसका वैल्यू भी ले लिया जाए 0, cos इनवर्स y बराबर भी 0, और इनका वैल्यू भी ले लिया जाए 0, cos इनवर्स z बराबर 0। अब देख लीजिए तीनों का वैल्यू एक जैसा भी हो गया, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 भी हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए। इनवर्स है तो जाके सिंपल, x बराबर कितना हो गया, cos 0। इनवर्स है जाके सिंपल, मतलब y बराबर कितना हो गया, cos 0। इनवर्स है तो जाके सिंपल, मतलब z बराबर कितना हो गया, cos 0। अब देख लीजिए, अब आपको पता है cos 0 1 होता है, ये भी आपको पता है cos 0 1 होता है, ये भी आपको पता है cos 0 1 होता है। तो अब यहां गौर से देखा जाए x का, y का और z का वैल्यू निकल गया। अब इन तीनों वैल्यू को वहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। पुट करिए तो करिए, कितना निकला है, x भी 1, y भी 1 और z भी 1। पुट करिए यहां पर, तो 1 के पावर 101, 1 के पावर 102 और ये 1 के पावर 103,
तीनों का वैल्यू पुट कर दिए, होल स्क्वायर है कर दिए। अब देखिए 1 के पावर कोई नंबर 1, 1 के पावर कोई नंबर 1, 1 के पावर कोई नंबर 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ये आपका हो गया आंसर। अब थोड़ा एक बात सोचते हैं, तो ये कितना सिंपली सॉल्व हो गया है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इन तीनों का वैल्यू एक जैसा क्यों लिया गया। और भी केस हो सकते हैं जहां पर इन तीनों को जोड़ने पर 0 हो सकता है, लेकिन वो नहीं लिए, इन तीनों का वैल्यू एक जैसा लिए, क्यों? तो देखिए बताते हैं क्यों। हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं कि फंक्शन में किसी भी फंक्शन का वेरिएबल बदलने से फंक्शन का कैरेक्टर नहीं बदलता है, गुण नहीं बदलता है, हर एक चीज सेम रहेगा। जैसे अगर हम cos इनवर्स x लिखें, cos इनवर्स y लिखें और cos इनवर्स z लिखें, ये तीनों सेम फंक्शन है। ये भी cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स है। फर्क इतना है कि इन तीनों का वेरिएबल बदला हुआ है। तो वेरिएबल बदलने से फंक्शन का ये कैरेक्टर यानी गुण नहीं बदलता है, मतलब इन तीनों का गुण सेम रहेगा। गुण सेम रहने का मतलब जिन जैसा इनका वैल्यू होगा वैसा ही इनका वैल्यू होगा और वैसा ही इनका वैल्यू भी होगा। इसलिए हम यहां पर इसमें से इनका वैल्यू, इसमें से इनका वैल्यू, इसमें से इनका वैल्यू और इसमें से इनका वैल्यू चुने, तो तीनों का वैल्यू एक जैसा चुने। क्यों? क्योंकि यह तीनों एक ही चीज है, खाली वेरिएबल अलग अलग है। समझ रहे हैं आप लोग? तो वेरिएबल बदलने से किसी फंक्शन के कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गुण पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नोट करिए। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/4। कितना है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। इनका वैल्यू पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ये सब दिया हुआ है। तो फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। क्या यहां पर अगर इनका वैल्यू निकालना है तो हमको x का, y का और z का वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। x y z का वैल्यू मतलब x y z मतलब 3 अननोन हो गया। हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से 3 अननोन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो वही मेथड अपनाएंगे जो मेथड इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। चलिए दिमाग लगाते हैं। चलिए यहां भी देखिए ये साइन इनवर्स है, इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा। हमने आपको बता चुका है कि साइन इनवर्स जो एंगल को देता है उस एंगल का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो यह भी तो साइन इनवर्स ही है। इनके वजह से जो एंगल आएगा ये भी कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 के बीच आएगा। और ये भी तो साइन इनवर्स है। इनके वजह से जो एंगल आएगा ये भी आएगा -π/2 से +π/2 के बीच आएगा। तो चलिए ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। साइन इनवर्स है, इनका भी एंगल लिख लिए, इनका भी एंगल लिख लिए, इनका भी एंगल लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इसी के बीच में से इनका वैल्यू चुनना है, इसी में से इनका वैल्यू चुनना है और इसी में से इनका वैल्यू चुनना है और इस तरीके से चुनना है ताकि इन तीनों को ऐड करने पर कितना हो जाए, 3π/4 हो जाए। और ये बात भी बता चुके हैं कि इन तीनों का एक जैसा ही वैल्यू चुनना है, अलग अलग वैल्यू नहीं चुनना है, एक जैसा चुनना है। तो आप सोच लिए होंगे कि आप लोग को कितना चुनना है, कितना चुनना है बताइए। इसमें से इनका कितना ले लें, π/4, -π/2 से +π/2 के बीच π/4 आएगा कि नहीं आएगा, π/4 का मतलब 45। तो ये -90 से +90 तक 45 आएगा ना जी, आएगा।
तो इन दोनों के बीच में अगर पाई/4 आ जाता है तब पाई/4 अगर इनका भी ले लीजिए, पाई/4 इनका भी ले लीजिए, आप पाई/4 इनका भी ले लीजिए, ऐड करिए तो अपने आप कितना हो जाएगा 3 पाई/4। इसका मतलब इनका वैल्यू साइन इनवर्स x बराबर पाई/4 लेना बिल्कुल करेक्ट है। साइन इनवर्स y बराबर भी पाई/4 ले सकते हैं और साइन इनवर्स z इज इक्वल टू भी कितना ले सकते हैं, पाई/4 ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू भी पाई/4 ले लिए, साइन इनवर्स y का वैल्यू भी पाई/4 ले लिए और साइन इनवर्स z का वैल्यू भी पाई/4 ले लिए। अब क्या है कि इन तीनों का वैल्यू पाई/4 लिए तो तीनों को जोड़ने पर 3 पाई/4 भी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे तो वही, अब आसान हो गया, इनवर्स है तो सिंपल हो जाएगा, मतलब x बराबर साइन पाई/4। फिर से इनवर्स है तो सिंपल हो जाएगा, मतलब y बराबर साइन पाई/4। फिर से इनवर्स है तो सिंपल हो जाएगा, मतलब z बराबर साइन पाई/4। चलिए आपको पता है x साइन पाई/4 मतलब 1/√2 होता है, y फिर से साइन पाई/4 मतलब 1/√2 होता है, फिर से यहां साइन पाई/4 मतलब कितना आ जाएगा 1/√2 होता है। तो देख लीजिए x का, y का और z का फिर से वैल्यू निकल गया। अब रख दीजिए उसमें, रखिए यहां रखिए, x का, y का, z का, x भी 1/√2 है, y भी 1/√2 है और z भी 1/√2 है। तो रखिए यहां पर रखेंगे x के जगह पर तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, यहां रखेंगे y के जगह पर तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, यहां रखेंगे z के जगह पर तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो सॉल्व करते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अगर आप इनका एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाएगा ये 3/2। हमारा आंसर हो गया 3/2। तो देख लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो किस तरीके से बनता, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन सबको बनाने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब इनवर्स ट्रिगो का पार्ट 2 कर रहे थे तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पढ़ा रहे थे, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट और चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। क्या करवाए थे ना कि रिजल्ट याद होगा जो आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। बताए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। ये चौथा रिजल्ट में हम आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। मतलब बोले थे इनवर्स और सिंपल खत्म होकर के ये जो आर्गुमेंट में थीटा है वो बाहर हो जाए, लेकिन आगे भी बताए थे कि यहां वाला आर्गुमेंट यानी थीटा बाहर एक शर्त पर होता है, जब इस थीटा का जो वैल्यू है, इस थीटा का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होना चाहिए, तब बाहर करेंगे। मतलब यह थीटा अगर इसके रेंज में हुआ तब ये थीटा बाहर होगा, और अगर इसके रेंज में नहीं है तो इस थीटा को बाहर नहीं करेंगे, रेंज में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके रेंज में रहेगा और ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं जो रेंज में नहीं रहेगा। तो दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, याद रखे, तुरंत आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट का 4 नंबर जाके देख ले। साइन इनवर्स ही नहीं, कॉस इनवर्स का ही बताए थे इस तरीके से, टेन इनवर्स का भी बताए थे, सेक इनवर्स का, सबका बताए थे। तुरंत फटाफट उसको देख लीजिए ताकि हम इसको आप समझ सके। चलिए देखिए कैसे करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर हमको कहा जाए कि बताइए कि साइन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। तो चलिए इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर करिए। इसमें जहां इस फॉर्मूला में जहां थीटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में वहां π/6 है। क्वेश्चन में वहां कितना है, π/6 है, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो क्या यह 30 डिग्री इसके रेंज में आ जाएगा। रेंज का, यह रेंज का मतलब क्या हुआ, -90 से +90 तक। तो -90 से +90 के बीच यह 30 डिग्री आ जाएगा क्या रेंज में, बिल्कुल आ जाएगा।
इसका मतलब बिना कुछ सोचे इस 30 डिग्री को बाहर कर देंगे, π/6 बाहर हो गया और आपका ये आंसर हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। लेकिन अब जरूरी ये है कि अगर रेंज में नहीं रहा तो क्या करेंगे। जैसे देखिए रेंज में नहीं रहा तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 ले लिए, ठीक है। अब इनको देखते हैं। अब बताए फॉर्मूला से कंपेयर करिए, तो करिए फॉर्मूला से कंपेयर। फॉर्मूला में जहां थीटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहां पर कितना लिखा हुआ है 2π/3, और आपको समझ में आना चाहिए कि 2π/3 का मतलब कितना होता है। π/3 का मतलब हुआ 60, 2 = 120, मतलब 2π/3 का मतलब हुआ 120। तो क्या यह 120 -90 से +90 तक आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इस रेंज में जब तक नहीं रहेगा तब तक ये थीटा बाहर नहीं आएगा। तो यहां लिखा हुआ वैल्यू जो है रेंज में नहीं है, तो रेंज में लाना पड़ेगा, है ना। अब रेंज में कैसे लाएंगे ये आपको सोचना है ना। तो रेंज में लाने का सिंपल तरीका है। कैसे लाएंगे सर, कोई तरीका तो बताइए। बहुत आसान तरीका है यार। अगर कोई आर्ग्यूमेंट इस तरीके का क्वेश्चन का, अगर कोई आर्ग्यूमेंट रेंज में ना हो और रेंज में अगर लाना पड़े तो क्या करेंगे? वो सिंपल। आप क्या करिए, जो क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें से एक बार पाई घटा के देखिए, सब्ट्रैक्ट करके। एक बार 2π सब्ट्रैक्ट करके देखिए, एक बार 3π सब्ट्रैक्ट करके देखिए, एक बार 4π सब्ट्रैक्ट करके देखिए, एक बार 5π सब्ट्रैक्ट करके देखिए। इस तरीके से घटा घटा के देखिए। हमने क्या कहा कि अगर रेंज में नहीं रहा तो रेंज में कैसे बनाएंगे। तो रेंज में बनाने का तरीका है, एक बार आपको पाई घटा के देखना है, 2π घटा के देखना है, 3π घटा के देखना है, 4π घटा के देखना है कि कब रेंज में आ जाएगा। तो जिसके लिए रेंज में आ जाएगा वो हमारा काम हो जाएगा। पाई का मतलब जानते हैं ना, 180 होता है। तो 180, 360, 540, 720, ये सब आपको घटा घटा के देखना है कि रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए करते हैं। ये 120 है ना, हमने आपको क्या कहा था, कितना घटाना है? पाई, 2π, 3π, ये सब घटाना है। तो 120 में से अगर पाई घटा देते हैं, पाई मतलब 180, तो 120 में से अगर 180 घटाते हैं तो बचेगा कितना? -60। और -60 जो है इसके रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब पहली बार ही घटाने पर रेंज में आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें से कितना घटा देंगे हम? पाई घटाएंगे। चलिए घटाते, देखिए कैसे घटाते हैं, ध्यान से देखिए। साइन है, चलिए यहां देखिए 2π/3 में से हम कितना माइनस करेंगे? पाई माइनस करेंगे ताकि रेंज में आ जाए। लेकिन अब देखिए पाई माइनस किए ना, अनबैलेंस हो गया। यहां पर -π है, बैलेंस करने के लिए +π कर दीजिए, बात खत्म, पहले की जैसा हो। देख लीजिए ये पाई और ये -π कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में 2π/3 था। बस ऐसा लिखना है। क्या लिखे कि ये जो 120 है वो रेंज में नहीं था, तो रेंज में बनाने के लिए हम लोग ये सब घटा घटा के देखेंगे पाई घटाने पर रेंज में आ रहा है कि 2π घटाने पर रेंज में आ रहा है कि 3π घटाने पर रेंज में आ रहा है। तो यहां हमने देखा कि पाई घटाने पर रेंज में आ गया था, तो इसमें से हमने पाई को माइनस कर लिया और जितना माइनस किया उतना ही बैलेंस भी कर लिया। ठीक है, अब इसको देखिए आराम से काम हो जाएगा। चलिए ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको थीटा मान लेते। कितना मान लेते? थीटा। चलिए देखिए साइन इनवर्स, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, साइन इनवर्स। अब ध्यान से, इसको हमने क्या मान चुका? थीटा। अगर इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग थीटा समझ लें, इस पूरे को थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है ना। का कि पाई प्लस थीटा किसमें चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन निगेटिव होता है। तो हमने इसको थीटा मान लिया, तो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता था, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पे यही वैल्यू है ना, कितना है? 2π/3 या -π लिख दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए
साइन इनवर्स, अब देखिए माइनस साइन, और इसको अगर सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए इज इक्वल टू, यहां देख लीजिए, अब आपको पता है ये साइन है, साइन के आर्गुमेंट से ये जो माइनस है वो बाहर होता है, तो ये माइनस बाहर आ गया तो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, तो यानी हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको अगर प्लस बना देगा तो ये दोनों माइनस खत्म, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस बनाएगा, कितना बच जाएगा, ये साइन पाई बाय 3 हो गया। अब देख लीजिए, अब इनवर्स और साइन खत्म हो गया, कितना बाहर आ गया, पाई बाय 3 हमारा आंसर हो गया। किसी किसी को, अब ध्यान दें, हमारा आंसर हो गया, ध्यान सुनिए, ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर इस 2 पाई बाय 3 को आसानी से हम रेंज में बना सकते हैं। जी, अभी हम वैसे करके भी बताएंगे आपको, लेकिन ये रूल याद रखना है, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंज में बनाने के लिए हमको पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई घटा घटा के देखना पड़ता है। तो देख लीजिए, जैसे यहां क्वेश्चन बना रहे थे तो पाई घटा के देखे, पाई घटा के देखे, जितना घटा है उतना बैलेंस भी कर लिए। ठीक है, अब इस पूरे को हम थीटा मान लिए थे तो फॉर्मूला बन गया था साइन पाई प्लस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, थीटा जिसको मत लिख दिए, फिर माइनस का माइनस, साइन का साइन, इनको सॉल्व किए तो माइनस पाई बाय 3 आ गया, माइनस आर्गुमेंट से बाहर होता तो ये प्लस हो गया, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 बच गया, इनवर्स और सिंपल साइन खत्म हो गया, इतना बाहर आ गया पाई बाय 3। ये किसी किसी को बड़ा भी लग गया होगा, लेकिन नहीं, आपको यही मेथड याद रखना है, क्या कि रेंज में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसी तरीके से बनाना है। तो जिसको छोटा मेथड चाहिए वो भी अभी तुरंत बताते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। चलिए देखिए, अभी जैसे देखिए पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे वो किसी किसी को लेंदी लग गया होगा, है ना, मतलब लगा होगा सर बहुत बड़ा बता दिए, लेकिन नहीं, वो मेथड आपको याद रखना है। अब देखिए, हम थोड़ा छोटा करके भी 1-2 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, है ना, लेकिन इस छोटे मेथड के लिए आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको भिन्न जोड़ भिन्न घटाव बोलते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए, फटाक से हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, देखिए ये रेंज में नहीं ना है, 120 डिग्री है, साइन है तो साइन खोजता है कहां का वैल्यू, -90 से +90 का बीच का वैल्यू। देखिए रेंज में कैसे बन जाएगा फट से, साइन इनवर्स साइन, ध्यान से देखिए तो ये जो 2 पाई बाय 3 है, इस 2 पाई बाय 3 को हम लोग पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार में, देख लीजिए, इस 2 पाई बाय 3 को ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, साइन का इनवर्स, साइन का साइन रहने दिया, 2 पाई बाय 3 के बदले हम इसको ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत, आप इनको सॉल्व करके देखिए, फिर से 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा करने से क्या हो गया, साइन इनवर्स, अब देखिए इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, तो मतलब पाई बाय 3 को थीटा मान लीजिए, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा, थीटा किसको माने थे, पाई बाय 3 को, रख दिए, हो गया, इनवर्स और सिंपल खत्म, कौन बाहर आ गया, पाई बाय 3 बाहर हो गया, हमारा आंसर हो गया। देख ले फटाक से आंसर हो गया, नहीं तो ये शॉर्टकट मेथड है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि 2 पाई बाय 3 या यहाँ और कुछ लिखा हुआ रहेगा तो कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट रेंज में बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ रहता कि कॉस इनवर्स कॉस 17 पाई बाय 4, इतना लिखा हुआ रहता, इसको सॉल्व करना है। अब क्या है कि हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, फॉर्मूला क्या था देखिए, कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है एक शर्त पर, जब थीटा के लिए रेंज जो है वो 0 से पाई तक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 4 जरूर जाके देखें, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तब होगा जब यहां लिखा हुआ थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक होना चाहिए। देखिए कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स पे क्वेश्चन है, लेकिन थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक, 0 से पाई यानी 0 से 180,
तो क्या बताइए, ये जो थीटा की जगह पर लिखा हुआ है 17π/4, ये 0 से 180 के बीच होगा? नहीं होगा यार। क्या है? π/4 का मतलब होता है 45। अब 45 को 17 से गुना करेंगे तो 180 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, रेंज में नहीं है। तो रेंज में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले वाला इधर में कोई रेंज बताए थे कि पाई घटा के देखो, 2π घटा के देखो, 3π घटा के देखो, वैसे भी आ जाएगा। या आप अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे देखिए, कैसे देखे तो कॉस इनवर्स 17π/4 को 4 चौको 16 यानी 4π + π/4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बोलिए, देख लीजिए। 17π/4 को 4π + π/4 लिख सकते हैं। देख लीजिए, 4 चौको 16, 1 17, 17π/4 नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स, अब देख लीजिए, अब इसको थीटा मान लेते हैं। अब ये जो π/4 इसको थीटा मान लीजिए, तो कॉस 4π + थीटा, 4π याद करो। तो 4π कैसे होता है? 4π एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2π, मतलब यहां पर, फिर एक पूरा चक्कर लगाए तो 4π यहां पर। अब 4π प्लस मतलब ऐड करना है तो आगे बढ़ जाएंगे, मतलब इसमें अटक जाएंगे। इसमें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अटक गए। और फर्स्ट में तो कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं कि कॉस 4π + थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी π/4। अब देखिए रेंज में बन गया, इनवर्स और सिंपल खत्म। कितना आंसर आ गया? π/4 आंसर आ गया। कितना सिंपल बना सकते हैं, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए इधर, देखिए और क्वेश्चन बनाता है। यहां जैसे देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता हो, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए tan इनवर्स tan 13π/4, इस क्वेश्चन को बनाना है ना। तो फिर से देखिए, tan इनवर्स tan 13π/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 4 याद होना चाहिए। tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं एक शर्त पर, जब इस थीटा का वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच, यानी -90 और +90 के बीच होना चाहिए, तब लिख सकते हैं ना। लेकिन यहां जो थीटा लिखा हुआ है वो थीटा है यहाँ 13π/4। π/4 का मतलब है 45। 45 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी -90 या +90 के बीच आएगा नहीं, रेंज में नहीं ना है। तो इसको रेंज में बनाना पड़ेगा। तो रेंज में बनाने के क्या करेंगे? सोच लीजिए क्या करेंगे, देख लीजिए क्या करेंगे। 13 लाना है ना, तो 4 तिया 12, 1 13, मतलब 3π या +π/4। देख लीजिए, मतलब हो गया ना, 4 तिया 12, 1 13, तो क्या 13π/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स, अब यहां देखिए, यहां पे देखिए कितना है, 3π है ना। तो चलिए 3π सोचते हैं। 3π कितना होगा? एक पूरा चक्कर लगाया तो 2π, 3π पे जाना है, मतलब एक आधा चक्कर, मतलब यहां अगर पहुंचेंगे तो 3π हो जाएगा। 3π यहां पहुंच गया, तो 3π में ऐड करना है, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो 3π में ऐड करेंगे तो यहां इधर अटकेंगे, तो इधर अटकने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो आप बाहर तो कितना हो गया? tan 3π + थीटा डा कितना हो जाएगा? tan थीटा। हमने इसको थीटा मान लिया हुआ है π/4 को, तो tan 3π + थीटा बराबर tan थीटा, मतलब π/4 हो गया। तो फिर से इनवर्स और सिंपल खत्म हो गया, कितना बाहर हो गया? π/4। देखिए हमारा आंसर हो गया, नहीं हो गया? चलिए जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए फट से। इसे मान लीजिए अगर हमको यहां पर ये क्वेश्चन बनाना होता, यहां देख लीजिए, जैसे देखिए कॉस इनवर्स कॉस कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कॉटे ले लीजिए, यहां पर कॉटे ले लीजिए। जैसे कुछ है अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाँ जैसे यहां देखिए कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 ये लेना है ना, इसको बनाना। तो देख लीजिए कॉट है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 4 में आ जाइए फट से, बताए थे। कॉट इनवर्स
कॉट थीटा बराबर थीटा हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर, जब इस थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए तब थीटा बाहर होता है। लेकिन यहां देखिए तो थीटा की जगह पर 5π/4 लिखा हुआ है। π/4 का मतलब 45। अब 45 पंचे लगता है, 45 पंचे हो गया 225। तो 225 जो है वो 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच आएगा? नहीं आएगा। तो फिर से रेंज में बनाएंगे। तो कैसे, सोचिए कैसे रेंज में बनेगा। तो कॉट इनवर्स 5π है ना, तो 5π को हम लोग पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो कॉट इनवर्स, अब यहां देखिए पाई, इस π/4 को थीटा मानिए, तो कॉट पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई है ना, तो पाई मतलब आधा चक्कर लगा मतलब पाई, पाई यहां, तो पाई में कुछ ऐड करेंगे, किधर पहुंचेंगे? थर्ड में। और थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कॉट पाई प्लस थीटा जो हो गया वो कॉट थीटा हो गया, यानी π/4। तो फिर से इनवर्स और सिंपल कैंसिल, कौन बाहर आ गया? π/4 बाहर आ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एक मिनट एक बात सुना जाए कि अभी आपको चिंता नहीं करना है, इस पर दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन अभी आएगा, उसको अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और थोड़ा एक बात मेरा बात सुन लिया जाए, क्या है, जैसे देख लीजिए, किसी किसी को अगर आज का क्वेश्चन या पीछे किसी भी टॉपिक बताए हुए में अगर आपको समझ में नहीं आता हो, दोबारा पूछने का मन हो, तो आपको हक से आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी। हम बार बार आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट आप हमको फोन करें 7903422988 पे, डायरेक्ट हमको फोन करें और पूछें कि सर इस चीज में हमको समझ में नहीं आया, दोबारा समझाएं। हम आपको दोबारा फोन पर समझाएंगे। लेकिन आप मैथ का चिंता छोड़ दीजिए, 12th का टॉपिक है, आपको पता होगा यह इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 12th का टॉपिक है। 12th का टॉपिक मैथ कैसे करवाना है ये हमको पता है, आप एकदम चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन किसी को भी अगर मेरा बात समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप हमको डायरेक्ट इस नंबर पर फोन करें और पूछें कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया, दोबारा पूछें। कोई भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं, मैथ का टेंशन बिल्कुल ना ले, बिल्कुल ना ले मैथ का टेंशन। लेकिन समझ में जब तक नहीं आया हो पूछें, और अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए हमको इस नंबर पर फोन करके। और अगर नहीं पूछेंगे तो आपका गलती, पूछ लेंगे तो आप समझ भी जाएंगे और हम खुश भी हो जाएंगे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।